हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकोमोटो डेज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5, जो कि लेके आया है बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल की फाइट्स को। मुझे पता है मैं हर बार ये शब्द कहता हूँ, पर ये एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो फिर अगर आप कमाल की एक्सप्लेनेशन वो भी कमाल के एपिसोड्स की मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साल के अंत तक 100 के सब्सक्राइबर हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी साथ में मिलके। तो आपका टाइम वेस्ट और नहीं करूंगा और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको हमारे दादाजी दिखाए जा रहे होते हैं, जो कि एक ऑटो में बैठ के जा रहे होते हैं कहीं तो, और उनका ऑटो ड्राइवर बोल रहा होता है क्या बढ़िया दिन है ना दादाजी। जिसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम लोग वी आर स्ट्रेट इनटू द एक्शन। जी हाँ, एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है स्लर और गाकू जेएए के कैंटो रीजन के हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे होते हैं। उनके अंदर घुसते ही वहाँ पे खड़े गार्ड्स विजिटर पास या फिर एम्प्लॉय आईडी मांगने लगते हैं। जिसके बाद गाकू एक ही सेकंड में वहाँ पे खड़े दोनों के दोनों गार्ड की टिंचिक टैयां कर देता है। स्लर कहता है कि आगे सारा काम तुम्हारा है और ध्यान रखना कि रेस्ट रूम केवल ऑड नंबर के फ्लोर्स के ऊपर है। हमको वार्निंग सुनाई दी जा रही होती हैं, जो कि बिल्डिंग के अंदर बज रही होती हैं, जिनका कहना होता है कि जितने भी कॉम्बेटेंट्स हैं वो लड़ने के लिए आ जाएं, जितने भी नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं वो चल के भग जाएं, नहीं तो फिर आप सभी की टिंचिक टैयां हो जाएंगी। क्योंकि कुछ कमाल धमाल के 2 इंट्रूडर्स अंदर आ चुके हैं, पर क्योंकि केवल 2 इंट्रूडर्स आए होते हैं तो फिर बाकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो सोच रहे होते हैं कि इनकी तो खुद ही बैंड बज जाएगी और ये खुद ही इडियट्स हैं। फिर हमको 3rd फ्लोर में लेके जाया जाता है, जहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, उससे दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं क्या। जिसमें वो कहता है कि अरे ये लोग 3rd फ्लोर तक पहुंचेंगे भी नहीं तो फिर मेरे यहाँ से जाने का क्या मतलब। और ये पनौती जैसा ही अपना मुंह खोलता है तब तक वहाँ पर गाकू आ जाता है, वो भी किसी को फेंकते हुए। फिर गाकू उसकी तरफ देखता है और एक स्विंग में सबकी टिंचिक टैयां कर देता है। मोहे रंग दुलाल का सीन करते हुए सारे कंप्यूटर सारी जगहें कंप्लीटली लाल बिलाल हो जाती हैं। तभी 4 बंदे फायरिंग स्क्वाड लेके उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। उनका जो कमांडर होता है वो उनको प्रैक्टिस स्विंग्स भी दे रहा होता है, पर चाहे जितनी गोलियां बरसा ले वो गाकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, और एक ही कमाल धमाल की स्विंग से अपने मेटल हैमर की सारे गार्ड्स की बैंड वो बजा देता है। फिर वहां पर खड़ा इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है कि आज तो बड़ा खराब दिन है, आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है, जो कि एक कमाल का मुक्का मारता है हमारे गाकू को। फिर वो इंस्ट्रक्टर को, जिसका नाम हमको टाकी में बताया जाता है, उसे कहने लगता है कि अरे यार कुछ काम धंधा करो, खड़े होके दीवार के पास दारू मत पियो। इसी बीच हमको पता चलता है कि इस बंदे का भी नाम इनो होते हैं, जिसके ऊपर फायर कर देता है आते ही हमारा गाकू, जिससे उसको काम भर की चोट तोड़ लगती है, पर फिर भी वो एक मुक्का ताने खड़ा हो जाता है। पर तब तक गाकू उसको अपने हथौड़े से इतना दूर जाके फेंकता है कि वो पूरे ब्लॉक का चक्कर मार के एक गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। तभी हमको 4 बंदे दिखाए जाते हैं, जो कि लिफ्ट के सामने वेट कर रहे होते हैं हमारे मेन गेस्ट ऑफ द ऑनर यानी कि स्लर का। स्लर को देखते ही उन चारों में से जो बंदा सबसे पीछे खड़ा होता है वो बाकी तीनों के सर में गोलियां घुसा देता है। फिर हमको पता चलता है कि उसका नाम ऊडा है और वो खुद ही स्लर के साथ काम करता है। ये लोग नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गाकू को लेके आया होता है स्लर, और गाकू एक बहुत बड़ा इडियट होता है। फिर हमको पता चलता है कि ऊडा जेए में 1 साल से स्पाई की तरह काम कर रहा होता है। एक्चुअली में ये लोग बहुत अच्छी पेमेंट भी देते हैं, यानी कि सैलरी बहुत ज्यादा है और बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, और वर्क एनवायरनमेंट भी स्लर के अंडर काम करने से अच्छा ही है। फिर उससे स्लर पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त है क्या, जिसपे हमारा ऊडा कहता है उसके दोस्त थे, पर वो रिसर्च डिपार्टमेंट में थे, जिनकी ऑब्वियसली बैंड बजा चुका होता है अभी तक हमारा गाकू। फिर हमको स्लर के मेन प्लान का हिडन एजेंडा पता चलता है, जो कि होता है कंप्लीटली जेए को ओवरहॉल कर देना, एक नए तरीके से दुनिया को आगे बढ़ाना। दुनिया मतलब कि इनकी दुनिया, सासंस की दुनिया, और एक नया ऑर्डर क्रिएट करना जिसके टॉप पे हमारा स्लर हो। तभी वो बुढ़ा आदमी जो कि टैक्सी में बैठा होता है वो फाइनली जेए के हेडक्वार्टर में हो जाता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि इस बंदे के ऊपर स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कमाल धमाल करने वाला है। तो ये बंदा आ चुका है कमाल धमाल करने के लिए। फिर हमारे दादा साहब आगे बढ़ने लगते हैं, उनको रोकने के लिए 2 अंटर पंटर आगे आते हैं कि अरे अंदर मत जाओ ताऊ साहब, अंदर स्लर की दुनिया है। पर आपको तो पता ही है कि जब भी कोई ऐसा बैडएस आदमी एंट्री मार रहा होता है तो वो क्या करता है। जी हाँ, वो बंदा अपनी तलवार खोलता ही है और उनको सब्जी
के टुकड़ों की तरह काट देता है। फिर वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगता है। गाकू को भी उसकी प्रेजेंस फील होने लगती है, उसकी ऑरा फील होने लगती है। गाकू सोचता है कि कुछ तो आ रहा है। तब तक मरमराते हुए हमारे बूढ़े ताऊ उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। गाकू एक समय के लिए तो कुछ ना कुछ तो स्तब्ध हो ही जाता है और कहता है कि मुझे इस बंदे को देख के गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट हैमर स्विंग करता है, पर अपनी स्वॉर्ड की एज से ही वो उसको रोक देता है और 2 उंगलियां काट देता है गाकू की। गाकू फिर से अपने हथौड़े से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बिना स्वॉर्ड निकाले ही एक स्प्लिट सेकंड में ही वो उसके हथौड़े के 2 टुकड़े कर देता है। गाकू के माथे से पसीना चूने लगता है और उसकी फटने लगती है। फिर उस पूरे के पूरे फ्लोर को ही उड़ा देता है। तभी हमको पता चलता है कि उड़ा बात कर रहा होता है स्लर से और स्लर को रियलाइज हो चुका होता है कि घोस्ट ऑफ जेए यानी कि ये बुढ़ऊ अभी भी जिंदा है और उसी के डर के कारण अब ये लोग जल्दी जल्दी सब कुछ करने वाले होते हैं। तब तक अपार्ट शिन और साकोमोटो कमाल की स्पाइडरमैन जैसी एंट्री मारते हुए आ जाते हैं स्लर के पीछे। फिर स्लर को देखते ही साकोमोटो उसको पहचान जाता है। जी हाँ, ये दोनों लोग बचपन के दोस्त हैं। इसका नाम है उजुकी। और उजुकी को देख के बोलने लगता है हमारा स्लर कि अरे बहुत समय से हम लोग मिले नहीं यार, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा एक पुराना दोस्त इतना मोटू मोटू चौंको हो गया है। शिन ये सुन के बहुत ज्यादा ही अचंभित हो जाता है कि स्लर और साकोमोटो एक दूसरे को जानते हैं और वो सोचने भी लगता है उस लम्हे को जहाँ पर स्लर ने जाते जाते हाय कहने को कहा था साकोमोटो को। फिर स्लर कहता है कि अब मुझे मेरे पुराने नाम यानी कि उजुकी से मत बुलाया करो, मुझे स्लर नाम बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी स्लर एक ब्लिंक ऑफ आई में आता है और साकोमोटो के चेस्ट के अंदर चाकू घुसा देता है। फिर शिन को गोली मारने ही वाला होता है उड़ा, तब तक अपार्ट उसके गन को काट देता है और कहने लगता है कि तुम मेरे दोस्तों को मत मारो। पर इससे पहले वो कुछ और कर पाए हमारा स्लर उसका एक हाथ काट देता है। जी हाँ, और फिर से टिंग-चिक-टैयां होने वाली होती है शिन की। पर तब तक साकोमोटो वापस आ जाता है। उड़ा बोलता है स्लर से कि आपने साकोमोटो की टिंग-चिक-टैयां नहीं की, जिसमें वो कहता है कि मैंने नहीं की, बच गया। अरे ये कैसे हो सकता है उड़ी बाबा। तब फिर क्या भाई, यार देखो ऐसा है ना, बैठ जाओ सब लोग, कुर्सी उर्सी पकड़ लो, क्योंकि जो कमाल धमाल की मार होने वाली है ना, जनरेशनल रन पे है हमारा साकोमोटो डेज। एनीवेज, मैं आप लोग के बीच में जो चिट होती है वो जल्दी से बता देता हूँ ताकि हम लोग सीधे मार की तरफ बढ़ सके। बेसिकली साकोमोटो कहता है कि तुम दोनों लोग चिंता मत करो अपार्ट और शिन को, अब जो भी होने वाला है स्लर के साथ वो मेरा है। उड़ा बीच में कूदने की कोशिश करता तो है, कहता है कि अरे मैं ध्यान दे लूंगा, जिस पर स्लर कहता है कि अरे तुम थके हुए होगे ना यार, इतना काम करके तुम मत जाओ, बाकी हम सबको पता है। उड़ा जिस मोमेंट में इस फाइट के अंदर गया उसी मोमेंट में इसकी बैंड बच जानी है, पर फिर भी उड़ा भाई थोड़ी देर के लिए तुम जिंदा रह लो। फिर स्लर कहता है कि वैसे भी मैं इस रियूनियन को एंजॉय कर रहा हूँ, तो अब बहुत कमाल धमाल की मार होगी हमारे बीच में, जहाँ पे वो साकोमोटो को उकसा के कह रहा होता है कि मुझे फिर से क्यों नहीं मार देते। जी हाँ, फिर से, यानी कि एक बार साकोमोटो ऑलरेडी इसको मार चुका है या मारने की कोशिश कर चुका है। फिर साकोमोटो उसके ऊपर अपनी पेन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर स्लर कहता है कि तुम तो यार बहुत स्लो हो, जब मैं बच्चा था तब मैं ऐसी हरकतें करता था। और फिर वो पता नहीं कैसे अटैक से उसके पेट को खोल देता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम हाफ बेक्ड हो, यानी कि नल्ले बेरोजगार हो। वो कहता है कि अगर तुम्हारे हर एक ब्लो में किलिंग इंटेंट नहीं है तो तुम किसी भी हालत में मेरी या फिर किसी और की बैंड नहीं बजा पाओगे। आगे स्लर कहता है कि मैं तुम्हारी तरह क्लास में टॉप पे तो नहीं था, पर ग्रेजुएट होने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अगर किसी को मारना है तो तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए। फिर शीन कूद पड़ता है बीच में स्लर को मारने के लिए, पर ऑब्वियसली क्योंकि वो स्मॉल फ्राई है तो फिर वो उसको मिस कर देता है और वो मारने ही वाला होता है शीन को, पर तब तक साकोमोटो उसको आके बचा लेता है। वहां पर शीन उससे माफी मांगने लगता है और स्लर कह रहा होता है कि देखो ऐसा है, माफी मत मांगो, अगर तुम क्षमा चाहते हो तो अपने खुद को टिंग-चिक-टैयां कर लो, तुम खुद की जान दे दो। जिसपे साकोमोटो ऑब्वियसली कोई रिप्लाई तो नहीं देता है, पर वो कहने लगता है कि मैं अब कोई और हिटमैन नहीं हूँ, अब मैं किसी को भी नहीं मारता हूँ। तब तक स्लर उसको बहुत ही गंदे तरीके से उकसा देता है और कहने लगता है कि देखो ऐसा है कि मैंने सुना आपकी एक तो बिटिया रानी है साकोमोटो भैया। ये बोलने के बाद ना, अब देखो भाई, अब जो है देखो पानी सर के ऊपर चला गया है। अब जो है साकोमोटो गुस्सा के उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको घुसन मारने वाला होता है। तब तक स्लर पीछे हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में जो कमाल का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा होता है कि धरती आसमान एक होने लगते हैं और स्लर कहने लगता है साकोमोटो को कि वेलकम बैक, अब इस बार मुझे
जिंदा मत छोड़ देना साकुमोटो। उसकी बैंड बजाने ही वाला होता है, तब तक हमारा शिन चिल्ला देता है कि मिस्टर साकुमोटो भाई साहब रुक जाइए। इसका मतलब वो उसकी फैमिली और फैमिली वैल्यूज की याद दिला देता है। तब तक वहाँ पर दौड़ता भागता गाकू आ जाता है, जो कि अपने बुढ़ऊ से जान बचा रहा होता है। आते ही वो कहने लगता है स्लर से कि तुमने तो मुझे किसी भी क्रेजी बुढ़ऊ के बारे में बताया ही नहीं था। इसके बाद हमारा बुढ़ऊ एक दरवाजे को काटते हुए अंदर आ जाता है। वो दरवाजा तक नहीं खोलता है। वो बंदा बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है। ऊडा उसको मारने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली ऊडा ऑल्सो बीइंग स्मॉल फ्राई उसके गले में तलवार पहुंच जाती है और साथ ही साथ हाथ भी कट जाता है। हमारे गाकू का हाथ कटते ही गाकू कहता है कि हाथ की जरूरत भी किसको है। फिर वो अपने एक हाथ को एक लात मारता है और फेंक देता है हमारे बुढ़ऊ की तरफ, और उस अटैक में इतनी पावर होती है कि थोड़े से तो क्रैक आ जाते हैं हमारी बुढ़ऊ की तलवार में। फिर गाकू दौड़ के बुढ़ऊ की तरफ बढ़ रहा होता है। तब तक स्लर उससे कहता है कि चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं, पर फिर भी हमारा बुढ़ऊ एक बहुत ही कमाल की स्विंग करता है जिससे हवाएं उड़ने लगती हैं। स्लर और गाकू वहाँ से भागने वाले होते हैं। तब तक बीच में साकुमोटो आ जाता है और उनके बीच में इक्वल लेवल की फाइट हो रही होती है, पर तब तक वहाँ पे आता है बुढ़ऊ जो कि बैंड बजाने वाला होता है इन दोनों की। पर फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर आ जाता है ऊडा, जो कि खुद को ही उड़ा देता है, जिसके कारण से कुछ समय के लिए तो शांति आ जाती है। पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है और शिन और अपार्ट पड़े हुए होते हैं। भगते हुए शिन आता है साकुमोटो की तरफ, जो कि शायद ठंड लग रही थी उसको, पर वो हल्का सा किड़किड़ा तो रहा था। स्लर देखने लगता है साकुमोटो की तरफ बहुत ही हॉलो आई से, पर उसको बिना मारे गाकू के साथ वहां से भाग लेता है। शिन ये देख के बहुत ज्यादा अचंभित होता है कि ये लोग कैसे बिना इसको मारे चले गए। वहीं दूसरी तरफ गाकू बोल रहा होता है कि एक हाथ खोने के बाद चलना मुश्किल हो जाता है। फिर हमको पता चलता है सितंबर के उस दिन में 176 लोग मारे गए थे और 3 लोग इंजर हुए थे और एक आदमी मिसिंग भी हो गया था, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे बुढ़ऊ दादा थे। केवल 6 मंथ से ही स्लर ने जापानीज हिटमैन को मारना चालू किया था और उसके आने के बाद से जापानीज हिटमैन का नंबर केवल और केवल 1/4 बचा था, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल की बात होती है। फिर टाइम स्किप होता है और हमको एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर एक नया लैंडमार्क क्रिएट हो चुका होता है, जो कि होता है लीनिंग टावर ऑफ टोक्यो, जो कि ऑब्वियसली लीनिंग टावर ऑफ पीसा से इंस्पायर्ड है, जिसको क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना प्यारा बुढ़ऊ ही होता है। फिर हॉस्पिटल के अंदर हमको दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर बाकी सारे बूढ़े लोग साकुमोटो की बहुत केयर कर रहे होते हैं और उसको डाइफुकू दे रहे होते हैं। कुछ लोग मजे में कह रहे होते हैं कि इसकी बॉडी भी तो वैसे डाइफुकू की ही तरीके की है। शिन दीवार के पास खड़ा होता है, जो कि अंदर नहीं जा पा रहा होता है शर्म के कारण, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसी के कारण साकुमोटो इतना ज्यादा इंजर्ड हुआ था। एनीवे, तब तक वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं ऑर्डर के, जो कि होते हैं कोई और नहीं बल्कि रेओ और नागुमो। आते ही वो पूछने लगते हैं स्लर के बारे में, जहां पर हमारा साकुमोटो उनको तुरंत ही बता देता है कि स्लर कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त यानी कि उजुकी है। जिस पर रेओ कहने लगता है कि मैंने कभी भी इसका नाम तो नहीं सुना है, तुम्हारी क्लास से केवल तुम, नागुमो और अकाओ, तुम ही तीनों लोग बहुत ही ज्यादा फेमस थे। इसका मतलब कि ये बंदा कोई बहुत ज्यादा कमाल धमाल का तो नहीं है, पर फिर भी इसने इतना कुछ मचा रखा है तो कुछ तो स्ट्रेंथ होगी। जिस पे नागुमो कहने लगता है कि वैसे नाम तो तुम्हारा भी नहीं फेमस था। जिस पे रेओ कहता है कि अरे मैं लेट ब्लूमर हूँ, तुम मेरी बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी यहीं पर बैंड बजा दूंगा। ये सब बातें दीवार के पास खड़े खड़े हमारा शिन भी सुन रहा होता है। फिर रे और नागुमो वहां से जाने लगते हैं, जिसपे हमारा साकुमोटो कहता है कि मेरे पास कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम लोग मुझे स्लर के ऊपर तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिस पर रेओ कहता है कि हम लोग कोई भी फ्री इंटेल नहीं देते हैं, हम लोग जे के साथ काम करते हैं। इसके बाद साकुमोटो के ऊपर वो लतियाने के लिए कूद पड़ता है। आगे रेओ साकुमोटो से कहने लगता है कि वैसे अब तो तुम्हारी फैमिली है, अगर तुम ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे जाते रहोगे तो तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फैमिली बिजनेस का क्या होगा। बेसिकली रेओ हमारा बहुत बड़ा सॉफ्टी है, जो कि साकुमोटो की फैमिली के बारे में काफी ज्यादा चिंतित है, इसलिए वो चाहता है कि साकुमोटो इन सब चीजों से बाहर रहे। खैर फिर क्या, फिर इन दोनों के बीच में भी एक कमाल धमाल की मार चालू हो जाती है। रियो का साइज देख के एक दादी अम्मा कह रही होती है कि तुम तो बड़े बड़े हो। तभी ये लोग एमआरआई के कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद रियो कहने लगता है साकुमोटो से कि तुम्हें लड़ना ही क्यों है, क्या तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो क्या। जिस पे साकुमोटो कहता है कि नहीं, मैं पहले ऐसा ही था, पर अब मैं कुछ लोग के ऊपर भरोसा करता हूँ, और वो कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने प्यारे शिन ही होते हैं। फिर क्या, शिन एक सरप्राइज एंट्री मारते हुए मैग्नेट्स लेके आता है, जिसके कारण से वो एमआरआई
मशीन से जाके स्टक हो जाता है। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने लगता है स्लर के बारे में रियो से, जिस पे रियो कहता है कि देखो ऐसा है कि हम लोग पब्लिक मेंबर्स को नहीं दे सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन जेए के रूल्स के अकॉर्डिंग, पर अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो फिर जेसीसी डाटा बैंक में जाके देखता। ये सुनने के बाद साकोमोटो और शिन वहां से चले जाते हैं और क्योंकि वो मशीन से नहीं निकल पा रहा होता है तो फिर वो पूरी मशीन को ही उठा के लेके आगे चलने लगता है नागुमो के साथ। फिर हमको छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकोमोटो भी कह रहा होता है कि कैसे बचपन से ही हमारा रियो बहुत ज्यादा काइंड रहा है, और फिर वो शिन के हाथ में पड़ी फ्रूट बास्केट को देख के ड्रूल करने लगता है, जिसपे शिन कहने लगता है कि मैं ये लाया आपके लिए ही था, पर फिर भी मैं आपको ये दे नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मेरे कारण ही आप चोटिल हुए थे। जिसमें वो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जब स्लर ने हाना का मेंशन किया था तब मैं एक बार के लिए उसको मारने ही वाला था, मैंने अपने सारी सेंसेस खो दिए थे, पर तुम ही वो हो जिसने मेरे सेंसेस में मुझे वापस लेके आया था। आई मीन साकोमोटो ये सब कहता नहीं है, सब सोच रहा होता है, पर क्योंकि शिन उसकी बातों को समझ सकता है इसलिए वो उसकी बातों को समझ लेता है। फिर शिन और साकोमोटो आगे बढ़ जाते हैं जेसीसी की तरफ। इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का मार से भरपूर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।